कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पंजाब और सिंध पुलिस ठोस हिकमत अमली और बड़े मंसूबे के साथ आगे बढ़ने लगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस को बड़ा टारगेट दे दिया। ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। पंजाब और सिंध पुलिस मुकम्मल राबते में। डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत पंजाब का डाकुओं को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए, जबकि खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 50 लाख और 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। C-130 तैयारा ईरान में बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन के मय्यतें और ज़ख्मी ज़ायरीन को लेकर वतन पहुँच गया। जैकबाबाद में शहबाज एयरबेस पर नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह, एयरबेस पर मौजूद पाक फ़ज़ाइया के अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा अदा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मय्यतें पहुँचने पर शोक का समा, हर आंख अश्कबार। दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी शहरियों की बावकार वतन वापसी पर ईरानी हुक्काम के मुकम्मल ताउन पर इज़हार तशक्कुर। पहले बानी पीटीआई, फिर सानी चेयरमैन पीटीआई और अब अलीमा खान। तहरीक इंसाफ शदीद टूट फूट का शिकार। अलीमा खान और पीटीआई क़यादत आमने सामने। अलीमा खान का पीटीआई क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। पीटीआई क़यादत अलीमा खान के बयान के बाद उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गई। ब्लू इकोनॉमी के जरिए मईशत की बेहतरी के लिए काविशें। कराची में कॉलम कॉन्फ्रेंस ऑन लॉजिस्टिक 2024 का इनेकाद। गैर कानूनी माहीगिरी, रवायती तरीकों का इस्तेमाल, बदउनवानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का खस्ता हाल होना ब्लू इकोनॉमी के तरक्की में रुकावट। SIFC की मुआवनत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात की मदद से माहीगिरी के शोबे को बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज। अब बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वीकेंड के पेश नजर PCB का बड़ा फैसला, शाकीन क्रिकेट के लिए पिंडी स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दिया गया। गजा में जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशों के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनिस पर भी इसराइली बमबारी में 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमले में 2 मकानात तबाह। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में 3 अफराद अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। बैतुल्लाहिया और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइली फोर्सेस की शेलिंग, हलाकतों की इत्तला। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा के शुमाली इलाकों को एक बार फिर खाली करने के अहकाम जारी। शहरी दरबदर। इसराइल के लेबनान के मुख्तलिफ शहरों पर फ़ज़ाई हमले, एक बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमलों में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल का शाम पर भी हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी। हमलों में शाम के फ़ौजी ठिकानों और हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद मोदी हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। भारतीय मीडिया का बांग्लादेश में अक़लियतों को टारगेट करने का इल्ज़ाम। अबूरी हुकूमत ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। भारत हिंदू अक़लियतों की हिफाजत की आड़ में बांग्लादेश में दखलंदाजी के बहाने तलाश कर रहा है। सरबराह बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत। तालिबान दौर में ख़वातीन पर पाबंदियों और मज़ालिम में इजाफा, मुनज़्ज़म तरीके से सियासी, समाजी और तालीमी ज़िंदगी से खारिज। अफ़गान ख़वातीन का बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सिनफी इम्तियाजी सलूक के खिलाफ शदीद एहतजाज। आलमी ताकतों से तालिबान की माली इमदाद रोकने का मुतालबा। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 981वां उर्स 3 रोज़ा तक़रीबात का आज से लाहौर में आगाज़। मज़ार पर चादर पोशी होगी। महकमा औक़ाफ़ पंजाब की जानिब से शाया की जाने वाली 3 कुतुब की रूनुमाई की तक़रीब भी होगी। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से भरपूर इक़दामात। कोर कमांडर कोयटा ने एक्सपेटर ड्राइवर को नक़द इनाम और तारीफी सनद से नवाज दिया। गुज़श्ता दिनों बहादुर ड्राइवर मुहिबुल्लाह ने अपनी जान खतरे में डालकर सैलाब में फंसे एक ही खानदान के 5 अफराद को बचाया था। कल अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर के बेटे को बलोचिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान।
برطانوی غوطہ خور ٹیم نے اسکاٹ لینڈ کے ساحل کے قریب 110 سالہ پرانے جنگی جہاز کی باقیات دریافت کر لیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران تباہ ہونے والا برطانوی جنگی جہاز آج بھی حیرت انگیز طور پر زیادہ تر اپنی حالت میں موجود۔ جہاز کو 1914 میں جرمن آبدوز نے نشانہ بنایا تھا۔ جہاز پر سوار 525 سیلرز اور رائل میرین سمندر میں دفن ہو گئے تھے۔ سائیکلنگ گرانڈ ٹور وولٹا آ اسپانا ریس کا 7واں مرحلہ بیلجیم کے واؤٹ وین ایرٹ کے نام رہا۔ وین ایرٹ نے 180.5 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے 15 منٹ اور 39 سیکنڈز میں طے کیا۔ جمہوریہ چیک کے میتھیاس واسیک دوسرے اور اسپین کے پامیکوئل تیسرے نمبر پر رہے۔ آسٹریلیا کے بین اوکانر مجموعی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ اور کشتی رانی کے قدیم مقابلے امریکہ کپ کا تیسرا مرحلہ جاری۔ دفاعی چیمپئن نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دوسرے روز بھی اپنی حکمرانی قائم رکھی۔ فرانس کی اورینٹ ایکسپریس کو تکنیکی وجوہات کی بنا پر ریٹائرڈ ہونا پڑا۔ امریکہ کی ٹیم میجک نے سوئس ٹیم ایلنگی کو ہرایا، تاہم اگلی ریس میں میجک اٹلی کی ٹیم روناروسا پورپریلی سے مات کھا گئی۔ 3 روز پر مشتمل مرحلہ کل مکمل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں ہما ملک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکوؤں کے حملے میں 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد حکومت نے ڈاکوؤں کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب اور سندھ پولیس ٹھوس حکمت عملی اور بڑے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے لگی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس کو بڑا ٹارگٹ دے دیا ہے اور وہ خود آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں پنجاب اور سندھ کی پولیس ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مشترکہ طور پر مؤثر حکمت عملی کے تحت آپریشن کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث ڈاکوؤں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کچے کے خطرناک ترین ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ خطرناک ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے اور 25 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ ناظرین، کچے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کو بڑا ٹارگٹ دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں رحیم یار خان میں موجود ہمارے نمائندے اشفاق احمد سے۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد جو آپریشن کیا جا رہا ہے، اس آپریشن کے حوالے سے پولیس نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی خصوصی طور پر یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کہ کچے میں پولیس کو بڑا ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے جس میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا۔ اشفاق احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اشفاق، آپ اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ کیا آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف باقاعدہ طور پر؟ جی بالکل، کچے میں جو ہے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کا آغاز کل سے ہی کر دیا گیا تھا۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بھی ایک دورے روزے پر رحیم یار خان پہنچ رہی ہیں، جہاں وہ جو ہے اعلیٰ سطحی جو اجلاس ہے اس میں جو ہے وہ اس کی صدارت کریں گی، اور جو کچے میں قیام امن کے حوالے سے اور ڈاکوؤں کو مکمل ان سے جو ہے خاتمے کے حوالے سے جو ہے ہدایت جاری کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کچے میں آپریشن ہو رہا ہے اس کے جو ہے خود نگرانی کر رہی ہیں اس وقت۔ صحیح اشفاق احمد، ڈاکوؤں کے سر پر بڑی قیمت بھی رکھی گئی ہے، بڑا انعام رکھا گیا ہے، اس حوالے سے کیا احکامات آئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے؟ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل ہی سے جو ہے ڈاکوؤں کی جو ہے سر کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے، جن میں جو ہے 10 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ سے، اور جو چھوٹے ڈاکو ہیں ان کی 10 لاکھ روپے تک سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اس سے جو ہے آنے والے دنوں میں ایک بہتر جو ہے وہ عملی مزید آئے گی سامنے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشفاق احمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تمام تر صورتحال سے۔ آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے ماچکا میں پنجاب پولیس کے جوانوں پر حملے اور شہادتوں کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے بڑا احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور پولیس ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں مزید تیزی لا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ کچے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد اس بڑے آپریشن کے اندر پنجاب اور سندھ پولیس جو ہے وہ مکمل حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس تمام تر آپریشن کی نگرانی جو ہے خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے ان کے سر کی قیمت بھی
बढ़ा दी गई है। ये कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। और आपको ये भी आगाह करें कि इस सिलसिले में बाकायदा महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब की जानिब से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन के बाएं जानिब जो है वो देख भी सकते हैं कि इन तमाम डाकुओं को आप व्हाट्सएप के जरिए जो है वो इत्तला दी जा सकती है, जिसका नाम जो है वो मुकम्मल तौर पर सीगराज में रखा जाएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत हो गई थी, जिसके बाद से हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया था। कल से ये बाकायदा तौर पर ऑपरेशन जारी है। पंजाब और सिंध पुलिस ठोस हिकमत अमली और बड़े मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बज़ाते खुद इस तमाम की निगरानी कर रही हैं। अभी आपको बताएं कि ईरान के शहर यज़्द में अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वाले ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लाड़काना में मैयतें पहुँचने पर सोख का समा था और हर आंख अश्कबार थी। मज़ीद तफसील बता रहे हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद खान। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर स्पेशल जहाज़ C-130 के ज़रिए ईरान में जहाँ भाग होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन जो बस हादसे के ज़रिए जहाँ भाग हो गए थे, उन ज़ायरीन की मैयतें और उनके ज़ख्मियों को उनके वरसा के हवाले किया गया। जगहबाद एयरबेस पर C-130 के ज़रिए उनकी मैयतें और ज़ख्मियों को लाया गया और वहाँ पर इनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई। इसके बाद रात गए जो है ना तमाम इंतज़ाम तमाम मैयतों को और ज़ख्मियों को उनके वरसा के हवाले किया गया। इसके अलावा जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर सिंध ने इनको घर पहुँचाने के खुसूसी इंतजाम किए गए थे एम्बुलेंस के ज़रिए, और एम्बुलेंस के ज़रिए जो इनकी मैयतें और ज़ख्मियों को उनके घर पहुँचाया गया। इस वक्त मैं बता चलूँ कि कंद कोर्ट में इस वक्त 6 मैयतें उनके वरसा के हवाले कर दी गई हैं, उनके नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इसके अलावा 2 ख़वातीन समेत 10 मैयतें जो हैं लाड़काना में उनके घर पहुँचा दी गई हैं, और इसके अलावा 2 जहाँबाग अफराद 2 ज़ख्मियों के अफराद को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची पहुँचा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईरान के शहर यज़्द में बस हादसे में जाँ बहक होने वाले 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें पाकिस्तान पहुँच गई हैं। जैकबाबाद पहुँचने पर खुसूसी तैयारी का इस्तकबाल सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह और कराची में वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल इरफान सोबरो ने किया। खुसूसी तैयारी में 16 पाकिस्तानी शहरी भी सवार थे, जो 20 अगस्त 2024 को हादसे में ज़ख्मी हुए थे। पाकिस्तान के लिए खुसूसी तैयारी की रवानगी से कबल यज़्द के गवर्नर महरान फ़ातमी और यज़्द के इमाम जुमा ने यज़्द एयरपोर्ट पर मरहूम के लिए ताज़ियत की। हम पाकिस्तानी शहरियों की बावकार वतन वापसी पर ईरानी हुकाम के मुकम्मल ताउन पर उनके शुक्रगुजार हैं। ईरान बस हादसे के ज़ायरीन के जाँ बहक अफराद पर जहाँ हर आंख पुरनम है और हर दिल गमगीन है, वहीं मैयतें उनके वरसा और लवाहिकीन के हवाले करने के इक़दामात वज़ीर आज़म की जानिब से दिली हमदर्दी का मज़हर हैं। इस हवाले से जानते हैं जैकबाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद खान से। जी ज़िशान, बताइएगा क्या इक़दामात किए गए हैं वज़ीर आज़म की जानिब से? जी, ईरान बस हादसे के जाँ बहक अफराद की मैयतें तो उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, बल्कि उनके आबाई गाँव में उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। इसके अलावा जो मैयतों के हवालगी के हवाले से और ज़ख्मियों को ज़ैद के ईरान के शहर ज़ैद से जो यज़द से जो यहाँ पे जैकबाबाद पहुँचाया गया, इसके हवाले से जो इंतज़ाम किए गए थे उसके हवाले से हम जानते हैं। हमारे साथ इस मजलिस से उलमा के ज़िलाई जो है ना सदर हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा सैफ अली डोमकी साहब। तो हम इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, इंतजाम के हवाले से। अहमद साहब बताइएगा, इंतजाम कैसे रहे थे और जिस तरह से मदद की गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने C-130 तैयारा भेज के और लवाहिकीन को उनके वरसा के हवाले किया, तो उसके बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध और सैयद नासिर शाह साहब की काविशों से C-130 जो है तैयारा भेजा गया, क्योंकि वहाँ पे ये ज़ायरीन जो आलम गुरबत में थे, आलम मुसाफरत में थे, यज़्द शहर में वहाँ पे जो है 28 शहीद हो गए थे उस हादसा में। जो बस हादसा वहाँ पे पेश आया, जिसकी ब्रेक फेल हुई बस की, और इतने बड़े जो हादसा रूनुमा हुआ उसमें 28 शोहदा की लाशें थी, डेथ बॉडीज़ थी, और इसके अलावा कई ज़ख्मी थे। तो यहाँ से पाकिस्तान हुकूमत ने बहुत ही बेहतरीन इक़दाम किया। यहाँ से C-130 जो है जहाज़ भेजा तैयारा के ज़रिए से, और बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पे रसद पहुँचाई गई। ये तमाम डेथ बॉडीज़ अपने प्यारों लवाहिकीन के हवाले की गई, और ज़ख्मियों को फिर एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस के ज़रिए वहाँ कराची जो है मज़ीद उनके मुआलजा के लिए भेजा गया है।
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ख़त में सैलाबी सूरत हाल पर मदद की पेशकश करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस कड़े वक्त में मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ बांग्लादेशी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि बांग्लादेश बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की हर तरह से मदद के लिए तैयार है। और बांग्लादेश में तूफ़ानी बारिशों के बायस शदीद सैलाब से 15 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए। कुदरती आफात से बचाव की वजारत के मुताबिक 11 अजला में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तकरीबन 48 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि भारत के सरहदी पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर मकानात, फसलों, शाहराहों को नुकसान पहुँचा। लाखों लोग सैलाबी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, जबकि बारिशों और सैलाब से मुतासरा फिनी, कुमेला, नौखारी, लक्ष्मीपुर और दीगर अजला में मोबाइल टावर्स गिर चुके हैं। मुतासरा इलाकों में फंसे 1,88,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और फौज, नेवी, कोस्ट गार्ड्स और पुलिस को तलब कर लिया गया है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त शाम 5 बजे तलब कर रखा है। सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त शाम 5 बजे तलब कर लिया है। सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का ये इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात किए, जिससे आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर हैं। हमारी नुमाइंदा सदर आसिम इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद जानते हैं। जी सिदरा। हेल्थ डिपार्टमेंट में जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वज़ीर आला पंजाब के अहदे पे आई हैं, उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में बहुत काम हो रहा है। हमने देखा एयर एम्बुलेंस जो कि कभी एक ख्वाब था, अब वो एक ताबीर बन चुकी है। ये ख्याल कैसे पैदा हुआ, इसका बजट कितना है और कितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे? एयर एम्बुलेंस जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों ने इस पर बात की, बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने इसको हफ्तों में करके दिखाया। और वो जो कहा जाता था कि इस मुल्क में इलाज सिर्फ अमीर तरीन इंसान के लिए है, अब जो एयर एम्बुलेंस है वो एक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर उसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है कि जो कोई अशराफिया और जो कोई अमीर आदमी इस्तेमाल करता था या करता है। थोड़ी सी रिवैम्पिंग में बात कर लेते हैं। कुछ अस्पतालों में, फार्मेसीज में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वार्ड को रिवैम्प किया जा रहा है, इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रिवैम्पिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जो मरियम नवाज साहबा ने हिम्मत की कि पंजाब के दूर दराज के देहात जहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट की फैसिलिटी होती है, हमारे 2500 से ज़्यादा BHUs और 300 से ज़्यादा RHCs, उनको मुकम्मल रिवैम्प किया जा रहा है। लास्ट ईयर का हेल्थ का बजट क्या था और उसमें इस दफ़ा कितना इजाफा हुआ है और क्या समझते हैं ये इजाफा तसल्ली बख्श है? इस दफ़ा सबसे बेहतरीन काम जिस पे मैं डेफिनेटली मरियम औरंगज़ेब साहबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बीइंग PND मिनिस्टर उन्होंने इस दफ़ा एक तारीखी काम ये किया है। इस मरतबा स्कीम्स जो हैं, जो भी अप्रूव की गई हैं, उनको फुली फंडेड किया गया है। उनकी तमाम फंडिंग इस फाइनेंशियल ईयर में अवेलेबल की गई है। किसी के पास कोई बहाना ना रहे, किसी के पास कोई उज़र ना रहे और पैसों का कोई इशू ना हो। और सबसे बड़ा जो उसका फ़ायदा ये होगा, स्कीम्स जब 4 साल में, 5 साल में कंप्लीट होती थी, तो पहले साल में जो उसका बजट बनता था, 5वें साल में जाते जाते महंगाई की वजह से वो 10 गुना उसकी लागत बढ़ जाती थी, तो फिर स्कीम जो है वो अल्लाह के आसरे पे चले जाती थी। इस मरतबा जब आपने उसको फुली फंडेड कर दिया है, तो अल्लाह के फजल से आलमोस्ट उसी एस्टीमेट में वो स्कीम कंप्लीट होगी। और ये एक ऐसा तारीखी कारनामा है जिस पे मैं मरियम नवाज साहबा और मरियम औरंगज़ेब साहबा और PND की और फाइनेंस की पूरी टीम का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाज़रीन, नौजवान किसी भी नस्ल का और मुल्क का हकीकी सरमाया होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से लैपटॉप की तकसीम, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम के साथ इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी पर पजीराई तलबा की हौसला अफजाई के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम। नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क का हकीकी सरमाया होती है। वतन अजीज इस हवाले से खुश नसीब मुल्क है कि इसकी आबादी का ज्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। मरियम नवाज शरीफ वजारत आला का मनसब संभालते ही नौजवानों की तरक्की और उनकी इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए ठोस इकदाम कर रही हैं। CM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बाहुनर बनाने के लिए सूबे भर में मजीद तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया गया है। तलबा और तालिबात में लैपटॉप की तकसीम, होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जबकि इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा की सरकारी सतह पर पजीराई की जा रही है। बोर्ड टॉपर्स जो थे
पंजाब गवर्नमेंट के उनको काफ़ी उन्होंने रिस्पेक्ट दी और उनमें इनामात बांटे। एक अवामी वज़ीर आला को ऐसा ही होना चाहिए। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब बनी है, इन्होंने यूथ के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जिनमें ई बाइक्स हैं, लैपटॉप्स हैं और ये जो पिंग गेम्स इन्होंने करवाई हैं यूथ के लिए, और यूथ के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें स्पोर्ट्स शामिल है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा ने बहुत ऐसे रेडिकल स्टेप्स लिए हैं जो तालीम के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। नौजवान तबका जब उनको वसाइल मिलते हैं और जायज़ तरीके से मिलते हैं और उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर मिलते हैं तो वो मुल्क के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम देने के काबिल हो जाते हैं। तलबा और तालबात की आमदोरफ्त के लिए ई बाइक्स फराहम की जा रही हैं, जबकि यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए मुख्तलिफ महकमों में इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। मरीम नवाज साहबा उन्होंने तलीमी निज़ाम में बहुत अच्छे कदम उठाए हुए हैं, बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह दी हुई है, स्कॉलरशिप दिए हुए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छे माहौल के साथ बच्चों को प्रेफर कर रहे हैं। पंजाब की CMN की तरफ से जो मोटरसाइकिल की ये स्कीम निकालेगी, ये इंशाल्लाह इसकी वजह से भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है और जो नौजवान नस्ल है उनको अपने तलीमी अदारे में आने जाने में बड़ी आसानी हो गई। तालबात के लिए पिंक गेम्स का इनकाद भी खुशाइंद है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हर आने वाला दिन नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरी लाएगा। फरदा सलीम, पाकिस्तान टीवी न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर अफराद को अपने घर की फराहमी के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम अपनी छत अपना घर का ननकाना साहिब से बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए जिले भर में 3 काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां इस प्रोग्राम के लिए अहल अफराद की रजिस्ट्रेशन और लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जिनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर भी उनके है या अगर नहीं है वो भी हमारे पास आएँ, हम उनकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे अगर वो वाकई पुअर हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। लोगों को अपनी छत देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जो है वो 1.5 मिलियन का लोन देगी, जो कि रिटर्न करना होगा लोगों को विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट विद इन 7 ईयर्स। इस प्रोग्राम के तहत शहरी इलाके में 5 मरले और देहाती इलाके में 10 मरले तक के घर की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत आसान शराइत पर 15 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा फराहम करेगी, जिससे इन लोगों का जाती घर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। एक फर्ज लगाएगा ज़मीन की, एक अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दरख्वास्त के साथ लगाएगा और वो दरख्वास्त उसकी सबमिट कर देंगे। तो किराए की मद में पैसे देते हैं वो इधर अदा करके तो अपने घर में खुश असलूबी से रह जाएं। पंजाब में पहली मरतबा किसी को किसी बेघर अफराद को 15 लाख रुपए तक की रकम जो है ना हुकूमत पंजाब फराहम कर रही है। ये बहुत बड़ा मनसूबा है जिससे पंजाब की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम के तमाम मराहिल की निगरानी, दरख्वास्त गुजार के लिए मालूमात के हसूल और शिकायत के फौरी अजाले के लिए मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन भी बनाई गई है। बेघर अफराद को छत की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत का ये मनसूबा काबिल इस्ताइश है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। पहले बानी PTI और फिर सानी चेयरमैन PTI और अब अलीमा खान तहरीक इंसाफ शदीद टूट फूट का शिकार हो गई है। अलीमा खान और PTI क़यादत आमने सामने आ गई है। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ तो बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसके कहने पर आज़म सवाती सुबह सवेरे साबिक चेयरमैन PTI से मिलने गया, किसके कहने पर इमरान खान को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुँचाया गया। ये सवालात मौजूदा क़यादत पर उठाने का मतलब है अलीमा खान का उन पर ज़रा भी एतमाद नहीं है और ना ही ये जमात अब एक एजेंडे या सेम पेज पर है। इस बयान से वाज़ेह होता है कि PTI अंदर से शदीद टूट फूट का शिकार है। अलीमा खान के इस बयान के बाद मौजूदा क़यादत ने भी अलीमा खान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि पार्टी के फैसलों के खिलाफ किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज जारी है। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में इस वक्त बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। चौथे दिन बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स 316 रन 5 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की तो मजमूई स्कोर में 16 रन के इजाफे के बाद लटनदास नसीम शाह का शिकार बने। लटनदास ने 56 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश का पाकिस्तान की पहले इनिंग्स की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मजीद रन दरकार हैं। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। This one thread through backward point through the gully.
रावलपिंडी टेस्ट के चौथे और पांचवें रोज शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दिया गया है। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला वीकेंड को मद्देनजर रखते हुए किया है, जिससे फैमिलीज और तलबा को ज्यादा से ज्यादा तादाद में खेल देखने का मौका मिलेगा। तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिल होने के लिए अपना असल शनाख्ती कार्ड या बेफाम साथ लाना होगा। पीसीबी का कहना है कि पहले से खरीदे गए टिकटों की रकम वापस कर दी जाएगी। शायकीन की सहूलत के लिए 2 रूट्स पर मुफ्त शटल सर्विस भी चलती रहेगी। रावलपिंडी में पहले टेस्ट मैच के चौथे रोज बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में इस वक्त बैटिंग जारी है। हमारे नुमाइंदे ज़िशान कुयूम इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। ज़िशान, आगाह कीजिएगा, कैसा जोश देख रहे हैं लोगों में और मैच की क्या सूरत हाल है? जी, रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट का आज है चौथा रोज़ और शायकीन के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि आज यानी कि चौथे रोज़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैंस की एंट्री जो है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। अगर आप 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं तो आप अपना असल शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप अपना बे फॉर्म लेकर आएँ। तो आज छुट्टी का रोज़ भी है और रावलपिंडी के शायकीन की एक रिवायत है कि जब यहाँ पर टेस्ट मैच होता है तो सुबह के सेशन में तो लोग नहीं आते, आराम से नाश्ता करते हैं। उसके बाद लंच ब्रेक के बाद जो है वो शायकीन की आमद का सिलसिला जो है वो स्टेडियम में शुरू हो जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ शायकीन जो हैं वो आ रहे हैं स्टेडियम में, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जो मतला है वो थोड़ा सा देख लें कि आप बिल्कुल साफ़ है और आज भी धूप निकली हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आज भी पूरे ओवर्स होंगे। जो पिच है उसने पहले रोज़ के बाद अपनी जो रवैया था उसको बदल दिया, कंडीशन उसकी चेंज हो गई और वो बैटिंग विकेट में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन अभी भी बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान की बर्तरी ख़त्म नहीं कर पाई। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को बर्तरी से पहले जो है वो आउट कर लेता है और आज पूरा दिन पाकिस्तान की टीम बैटिंग करके कल लंच ब्रेक तक अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करती है तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो इस सीरीज़ में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप हमें आगाह कर रहे थे। बढ़ते हैं कुछ दीगर ख़बरों की जानिब। तालीमी माशरे में शऊर पैदा करती हैं और आने वाली नस्लों को जदीद उलूम से रोशनास करवाना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। कराची हमारे आबा व अजदाद की इमानत है, इसकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि जागीरदाराना निज़ाम ने मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें हायल की। पाकिस्तान को बनाने वाले इसे बचाना भी जानते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि मईशत की मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। लाहौर में 9वें कलर एंड केम नुमाइश एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इस वक्त हमारी बरामदात का हजम $30 अरब है, जिसको $60 अरब तक ले जाना है। इस मकसद के लिए हमें अपनी बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 2017 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत थी। उन्होंने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मिस्र में इस्लामी उमूर की सुप्रीम कौंसिल की 35वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू बेदारी की तामीर में ख़वातीन का किरदार है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल और मिस्री वज़ारत औक़ाफ़ के आला हुक्काम ने वफाकी वज़ीर का इस्तक़बाल किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं और स्कॉलर से बातचीत करेंगे ताकि बेदारी को फ़रोग़ देने और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हम आहंगी को फ़रोग़ देने में ख़वातीन के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया जा सके। पाकिस्तान में पहली मरतबा इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी मुतारिफ कराई जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी ख़वातीन ड्राइवर्स ही चला सकेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैक्सी सर्विस से ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची में कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कराची में आवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस शुरू की, जबकि बायोगैस पर चलने वाली बस मुतारिफ करा रहे हैं। और आलमी ब्लू इकोनॉमी में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 0.25% है, जो कि आलमी बरामदाती मंडी में सबसे कम है। SIFC के ताउन से हुकूमत की ब्लू इकोनॉमी के जरिए मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची में कुलम कॉन्फ्रेंस ऑन लॉजिस्टिक्स मुनक़िद की गई। माहीगीरी के रिवायती तरीक़ों का इस्तेमाल, गैर कानूनी माहीगीरी, बदउनवानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का खस्ता हाल होना ब्लू इकोनॉमी की तरक्की में रुकावट है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान को फौरी तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात अपनाते हुए माहीगीरी के शोबे को बेहतर और जदीद बनाने की ज़रूरत है। मैरीटाइम सेक्टर में बदउनवानी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क डेनमार्क के साथ शराकत दारी की है। पाकिस्तान ब्लू इकोनॉमी के जरिए जदीद तवानाई, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और सयाहत को भी फ़रोग़ दे सकता है। और नाज़रीन, मुल्क के सरमाकार, सनतकार और तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना नागुज़ीर है। हुकूमत ने कठिन मराहिल से गुजर कर मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न किया है। मुल्क में अदम सियासी इस्तेहकाम न सिर्फ मईशत बल्कि मुल्क के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। ज़मीर अब्बास रिपोर्ट करेंगे।
मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्क की डूबती मईशत को भंवर से निकालने के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए, जिनके समरात अब हासिल होना शुरू हो गए हैं। आलमी मालियाती इदारे और जरीदे इन मुश्किल मुआशी हालात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर हुकूमती काविशों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उसको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए होती है, और जब वो ये देख रही होती है कि पॉलिटिकल इनस्टेबल है तो इन्वेस्टर जो है वो फिर इन्वेस्टमेंट करने से कतराता है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो जो लोकल इन्वेस्टर होता है वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट रोक देता है, वो भी अपनी इंडस्ट्री को एक्सटेंड करने से एक मरतबा वो रुक जाता है, या यहाँ से भी जो कैपिटल होता है वो फ्लाइट हो जाता है किसी और मुल्क में। हुकूमत की मुस्बत मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की कैपिटल मार्केट भी अपनी भरपूर सलाहियत पर काम कर रही है। रोजाना नए रिकॉर्ड्स कायम करते हुए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मार्केट के तौर पर उभर रही है। गवर्नमेंट की कामयाब पॉलिसीज की वजह से हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बतदरीज नीचे आ रही है, जो कि 28% के पास थी और अब इसको देखा जा रहा है कि सिंगल डिजिट में भी 6 माह के बाद हमारी इन्फ्लेशन आ सकती है। और उसके साथ साथ रेमिटेंसेस में बेपनाह इजाफा हुआ। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट को जिस तरह हुकूमत ने कंट्रोल में रखा है और इम्पोर्ट को रोकने में कामयाब हुए और एक्सपोर्ट में कुछ इजाफा हो रहा है। 6 माह पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ तो तकरीबन 64,000 इंडेक्स के पास हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ट्रेड करी थी। उसके बाद हमने मार्केट को 81,000 इंडेक्स तक भी आते हुए देखा। पिछले 6 माह से रुपया भी मुस्तहकम है, जो मुल्क में मुआशी सरगर्मियों के फरोग और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नहायत अहम है। इस वक्त जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं वो तो जो स्मगलिंग है हर तरह की उसको रोका गया है, चाहे वो ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो या वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसको रोका गया। हम ये देखते हैं उसकी वजह से कि न सिर्फ डॉलर्स, चावल, चीनी, गंदम, खाद, हर चीज़ के रेट काफ़ी कम हुए हैं। मुल्क में मुस्तकिल बुनियादों पर मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मईशत अब किसी सियासी इंतशार या धरनों की मुत्तहमिल नहीं हो सकती। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत का एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन जारी है। आटा, चीनी, खाद और तेल जैसी अहम अशिया की स्मगलिंग के बायस अवाम को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ता है। आवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत के लिए स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया। 11 से 18 अगस्त के दौरान मुल्क भर से 12.15 मैट्रिक टन चीनी, 1102 मैट्रिक टन खाद, 281 मैट्रिक टन आटा, जबकि सिगरेट के 4000 स्टॉक्स, कपड़े के 166 थान और 5,50,000 लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। मुतालिका इदारे मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। बलोचिस्तान के जिला पशीन में डीसी ऑफिस के करीब धमाके में 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। धमाके के फौरी बाद ज़िले इंतजामिया ने जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए DHQ अस्पताल पशीन मुंतकिल कर दिया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत करते हुए 2 बच्चों के जाँ बहक होने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत और जख्मी पुलिस एहलकारों समेत दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस इस जंग में शाना बशाना है। गजा में जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी की कोशिशों के बावजूद इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला रुक नहीं सका। गजा के जनूबी शहर खान यूनुस पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 2 बच्चे और 1 खातून भी शामिल है। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। गजा के शिमाली इलाकों बैतुल्लाहिया और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर भी इसराइली फोर्सेज ने शदीद शेलिंग की, जिसमें शहादतों की इत्तलात हैं। दिरुल बलाह पर इसराइली ड्रोन हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने गजा के शिमाली इलाकों को एक बार फिर खाली कराने के अहकाम जारी किए हैं, जिसके बाद इलाके के शहरी फिर से दरबदर हो गए और महफूज मकाम की तलाश में निकल पड़े हैं। 7 अक्टूबर से जारी मुसलसल इसराइली मजालिम में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,265 हो गई है, जबकि 93,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं।
जर्मनी के शहर जोलिंगन में मेले के दौरान चाकू के हमले में 3 अफराद हलाक जबकि कई जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक चाकू जनी का वाक़या एक मार्केट में पेश आया जहां महफिल मौसीकी जारी थी और वहां काफ़ी लोग जमा थे। हुक्काम के मुताबिक चाकू जनी के वाक़े में जख्मी होने वालों में से 9 की हालत तशवीशनाक है। जर्मनी के मगरब में वाक़ जोलिंगन शहर की सालगिरह की मुनासबत से जारी ये मेला इतवार तक जारी रहना था, तहम चाकू जनी के वाक़े के बाद इलाके को खाली करा के मेला मनसूख कर दिया गया। मकामी पुलिस के मुताबिक हमले के बाद मुलजिम फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जर्मन पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दिया है। और भारत की रियासत त्रिपुरा में जारी शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 23 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासत में सैलाब के बायस तकरीबन 17 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाब से मकानात, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और ज़राअत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उधर नेपाल में शदीद मानसून बारिशों के बाद सड़क पर फिसलन से 43 भारतीय सयाहों से भरी बस सैलाबी नदी में जा गिरी, जिसके नतीजे में 27 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए। बस में सवार तमाम 43 अफराद भारतीय शहरी थे जो सयाहती शहर पोखरा से दारुल हुकूमत खटमंडू जा रहे थे। दूसरी जानिब चीन के सूबे लियाओनिंग में हालिया शदीद बारिशों के नतीजे में 11 अफराद हलाक और 14 लापता हो गए। सूबे में 50,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मोदी सरकार खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए हमसाया ममालिक में दरअंदाजी कर रही है और तीसरे दौरे हुकूमत में असल मसाइल को नज़रअंदाज करके अपनी सियासी मफादात के हुसूल में मसरूफ़ है। बांग्लादेश में भारत की हामी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद मोदी सरकार शदीद बौखलाहट का शिकार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत पर भी इल्ज़ाम आयद किया है कि बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतें इस वक्त गैर महफूज हैं। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा के हिंदू अक़लियतों से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात भारत की बौखलाहट का मुँह बोलता सबूत हैं। TRT और DW ने भारतीय इल्ज़ामात का पोल खोलते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया है कि बांग्लादेश में अक़लियतें बिलखुसूस हिंदू गैर महफूज हैं, हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। मोदी सरकार रियासती सतह पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऊंचे हथकंडों का सहारा ले रही है। आखिर कब तक भारत अपनी नाअहली का जिम्मेदार पड़ोसी ममालिक को ठहराता रहेगा? और तालिबान के अफगानिस्तान में जबरी दौरे हुकूमत के स्याह तरीन 3 साल मुकम्मल। तालिबान के दौरे इक़्तिदार में एक मुनज़्ज़म तरीके से ख़वातीन को सियासी, समाजी और तालीमी ज़िंदगी से खारिज कर दिया गया। तालिबान ने कानून के ज़रिए ख़वातीन के लिबास, आवाज़ और मर्द सरपरस्त के बगैर सफ़र पर पाबंदी की तौसीक़ की। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान में 25 लाख लड़कियां तालीम से महरूम कर रखी हैं। अफगान ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सिनफी इम्तियाजी सलूक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और आलमी ताकतों से तालिबान की माली इमदाद बंद करने का मुतालबा भी किया। तालिबान की जाबराना पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उन्हें गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सामना है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इस वक्त 16 मिलियन से ज़्यादा ख़वातीन तशद्दुद का शिकार हैं। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में मज़ालिम से बेहाल ख़वातीन की कुल आबादी इस वक्त 80% ज़ेनी मसाइल का शिकार है। आखिर कब तक तालिबान अफ़गान ख़वातीन के हुकूक सल्ब करते रहेंगे और उन पर जुल्म ढाते रहेंगे? और मौसम की सूरत हाल बताने के लिए आपको ले चलेंगे अब्दुल कदीर के जाने। खबर राबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलोचिस्तान के ज़िला कला अब्दुल्ला में सैलाब में फंसे अफराद को बचाने पर एक्सवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह को हीरो के तौर पर सराहा जा रहा है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक कार में सवार 5 अफराद अड़म्बी के इलाके टोबा चकजई के बढ़ते हुए पानी में फंस गए और उस वक्त एक्सवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह को बुलाया तो वो अपने एक्सवेटर के साथ सैलाबी रेले में उतरे और पानी के तेज़ बहाव के बावजूद फंसी हुई कार को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर सराहा गया जो बहरान के वक्त बेलोस और कुर्बानी के जज्बे को उजागर करता है। इस बहादुरी के एतराफ़ में कोर कमांडर कोयटा ने उन्हें 5 लाख बतौर इनाम से नवाजा, जबकि उनके बेटे को बलोचिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप भी दिया गया। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। मौसम का मज़ीद हवाल जानते हैं नवीद हयात से।
جی بالکل، شہر میں موسم کی بات کی جائے تو اس وقت لاہور میں گرمی کا راج جو ہے وہ برقرار ہے، تاہم سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور کے چند مقامات پر بارش کا امکان ہے، جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق 26 اگست سے 29 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پنجاب سمیت دیگر اضلاع میں مونسون بارشوں کا ایک ہیوی سپیل جو ہے وہ داخل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے اور ڈیرہ غازی خان کے کچھ اضلاع میں شدید بارشوں کے بعد فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم اے نے اپنے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم سے 24 گھنٹے جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جبکہ بات کی جائے درجہ حرارت کی تو آج شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اس وقت تک 70% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے دوران سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی بحالی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گورنر بلوچستان نے متعلقہ اداروں کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے اقدامات مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے دوران سیلاب زدہ علاقوں میں امداد و بحالی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حکومتی اقدامات کے پیش نظر گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل نے صوبے کے متاثرہ اضلاع میں متاثرین کی معاونت کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ حالیہ جو سیلابوں سے نقصانات پہنچے ہیں اس کے لیے ہم نے فوری کارروائی کا حکم دیا ہے، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ مسلسل دن اور رات لگی ہوئی ہے کہ نقصانات کا ازالہ کریں۔ کوئی 8 سے زیادہ اضلاع کو ہم نے آفت زدہ ڈکلیئر کیے ہیں۔ جعفر آباد کے شہر ڈیرہ اللہ یار میں صوبائی وزیر اریگیشن میر صادق عمرانی نے سم کنال میں پڑنے والے شگاف کی مرمت کا جائزہ لیا اور علاقے میں عوام کے لیے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن تیز کرنے کے احکامات دیے۔ آوران کی تحصیل جھاؤ سے ملحقہ شکاری گھوٹ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کچی آبادی کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ شدید بارشوں سے متاثرہ صوبت پور میں مختلف دیہات زیر آب آنے کے بعد علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ مختلف کنالوں میں شگاف پڑنے سے علاقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا، تاہم ایف سی بلوچستان کی جانب سے امداد و بحالی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ صوبت پور میں پی ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ سماجی تنظیم اسلامک ریلیف کی جانب سے 140 خاندانوں میں اشیاء خوردونوش اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں۔ سیلاب زدگان کی امداد و بحالی کے لیے حکومت بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ متاثرین کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب اور جنوب مشرقی سندھ میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے دالبندین کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نوکنڈی میں بھی 41، جبکہ تربت، ملتان اور سبی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ